अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आज हम बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर राइट्स और मैन्युफैक्चरर राइट्स पर। बिग एंड कंज्यूमर अगर हमारे साथ कोई हक तलफी की जाए या बिग एंड मैन्युफैक्चरर हमारे साथ किसी भी किस्म की हक तलफी की जाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से कानून लागू होते हैं। हमारे साथ रिदा नूर मौजूद है। क्या राइट्स होते हैं कंज्यूमर के। हम अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसमें एज अ कंज्यूमर हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत मंगवाया कुछ जाता है और मिलता कुछ है। इस पर क्या कहना चाहोगे आप? कंज्यूमर राइट प्रोटेक्ट करने के लिए पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 है, जो कि कंज्यूमर्स को फुली प्रोटेक्ट करता है कि अगर उनका कोई भी कॉज ऑफ एक्शन है जो कि उनको डिफॉल्टिव प्रोडक्ट या फिर डिफॉल्टिव सर्विस अवेल करने की वजह से हुआ है, कोई भी नुकसान या फिर कोई भी लॉस ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, डैमेज हुआ है, तो वो डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर के ज़मरे में आप किस किस को काउंट करते हो? मतलब कंज्यूमर के ज़मरे में एक ऐसी कैटेगरी के लोग आते हैं जो प्रोडक्ट अपने यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीद रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, ना कि रीसेल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस एक्ट को डिफाइन करते हैं कंज्यूमर के लिए कि या आप किसी का प्रोडक्ट खरीद रहे हो या सर्विस दे रहे हो फॉर योर ऑन बेनिफिट एंड यूज़। अगर हम बात करें ऑनलाइन शॉपिंग की तो ऑर्डर कुछ किया जाता है और हासिल हमें कुछ होता है। इस पर हम कंज्यूमर राइट्स के हवाले से क्या बात कर सकते हैं? अनफेयर प्रैक्टिसेस बेसिकली मैन्युफैक्चरर या जो प्रोडक्ट बेचने वाले होते हैं वो यूज़ करते हैं, वो अनफेयर टर्म्स यूज़ करते हैं, वो उसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ और बताते हैं, साइज़, क्वालिटीज़, चीज़ें वगैरह कोई और बताते हैं और जब प्रोडक्ट हमें मिलता है तो हमें कोई और मिलता है। इसके लिए ये कि लॉ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है ऐसी सारी चीज़ों को, ऐसे सारे काम को कि आपको बताया कुछ और जा रहा है और आपको इट्स कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन। आपको गलत तरीके से मिसगाइड करके प्रोडक्ट के बारे में गलत स्पेसिफिकेशंस दी जाती हैं और आपको बताया जाता है इस प्रोडक्ट की ये खासियत है, जबकि नहीं होती। तो अगर तो आपका प्रोडक्ट उसमें एक खासियत भी ऐसी है जो बताई गई थी और वो उसमें नहीं पाई जाती तो आप डायरेक्टली कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। नॉर्मली हमारी आवाम को शायद इस बात की अवेयरनेस नहीं हो कि हम किस तरह से केस कर सकते हैं एज अ कंज्यूमर। अगर हम कंज्यूमर हैं और हमारे साथ किसी भी किस्म की हक तलफी हुई है तो आप हमें एक प्रोसीजर गाइड कर सकते हो। कंज्यूमर राइट में केस करने का तरीका ये है, सबसे पहले तो आप अपने कंज्यूमर को एक नोटिस देते हो, रिटन नोटिस, जिसको लीगल नोटिस का नाम दिया जाता है, कि आप बताते हो हमने आपसे इस तरीके को इस तरह प्रोडक्ट खरीदा था, इसमें ये वाला फॉल्ट है आपके इस प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से आप या तो इस फॉल्ट को रेमेडी करें, अदरवाइज हम आपके ऊपर कॉज ऑफ एक्शन कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आप वेट करते हो 15 दिन के अंदर कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है या जिस बंदे के साथ आपका कॉज ऑफ एक्शन है, जिससे आपने प्रोडक्ट खरीदा है, वो आपको रिप्लाई करे रिटर्न में। 15 दिन तक आप वेट करते हो, अगर तो वो कर देता है देन यू सॉल्व द इशू विद हिम, अदरवाइज इफ ही डू नॉट रिप्लाई तो फिर आपको कंज्यूमर कोर्ट में आप अपना केस फाइल करते हो और बताते हो कोर्ट को कि ये हमारे इश्यूज थे और हमने वेट कर लिया 15 दिन तक, तो अब कोई इनका रिप्लाई नहीं आया, जिसकी वजह से हम आपके पास अपना इशू लेके आए और ये प्रोडक्ट खरीदा था, ये मसला था, ये प्रोडक्ट डिज़ाइन के मुताबिक नहीं था या इसकी कॉम्पोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक वैसी नहीं है जैसी बताई गई थी। कॉम्पोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप क्या एक्सप्लेन करोगे? मतलब कैसा फ़र्क हो तो हम ब्लेम कर सकते हैं? कॉम्पोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक से ये खुद एक्ट में डिफाइन किया गया है कि अगर तो जो मैन्युफैक्चरर है उसने मटेरियल डेविएशन की है अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन से, तो फिर वो कॉम्पोजिशन में और कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल कोक है, इट्स वेरी अंडरस्टूडेबल कि कोक काले रंग में आएगी, चिट्टे रंग में नहीं आएगी। सो इफ़ वी आर बाइंग अ कोक एंड वी गेट अ वाइट कलर कोक, तो इसका मतलब है कि उसके कॉम्पोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है। इसी तरह अगर एक गाड़ी है तो बड़ा डिफरेंट, अगर हम लोग सिटी ऑर्डर करें होंडा सिटी, तो हमें पता होगा कि उसकी क्या कॉम्पोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक है, उसके डिज़ाइन में कहाँ पे मटेरियल डेविएशन हुई और कहाँ पे नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर आप जब केस कर लेते हैं, केस की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं केस फाइल करने के, कि आपको केस जिस दिन आपका इशू अराइज हुआ था, जिस दिन आपको पता लगा था आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, आपको इशू हुआ था उस प्रोडक्ट की वजह से, उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर अंदर आपको केस फाइल करते हैं पड़ता है। जहाँ इतने ज़्यादा हकूक़ दिए गए हैं कंज्यूमर्स को, वहाँ मैन्युफैक्चरर्स के भी कोई राइट्स होंगे? जी बिल्कुल, मैन्युफैक्चरर्स के भी राइट हैं। मैन्युफैक्चरर्स के राइट नहीं है कि मैन्युफैक्चरर को अनड्यूली बर्डन नहीं किया गया इस एक्ट के अंदर। तो अगर तो उसके पास कोई रीज़नेबल डिफेंस और एक्ट है कि रीज़नेबली वो बिलीव करते हैं कि जब प्रोडक्ट उसके हाथ से दूसरे रिटेलर्स के पास पहुंचा तब उसका सही था और कोई मटेरियल डेविएशन नहीं थी, या फिर अगर कंज्यूमर एलेज कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें डिज़ाइन इसका वैसा नहीं है जैसा मैंने चाहिए था, मुझे जैसा मैंने ऑर्डर किया था, तो इस एक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरर को ये प्रोटेक्शन है कि वो कह सकता है कि जो अवेलेबल डिज़ाइन
डिज़ाइन था वो इतना ज़्यादा, उसका कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी कि वो फिर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती। तो एज ए डिफेंस वो यूज़ कर सकता है कि रीज़नेबल प्राइस में ये बिल्कुल रीज़नेबल प्रोडक्ट है। तो अगर मैंने एक चीज़ है जिसकी असल प्राइस 13,000 है लेकिन मैं 1,000 में बेच रहा हूँ, तो रीज़नेबली आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। और एक और प्रोटेक्शन जो मिल रही है मैन्युफैक्चरर को, वो ये कि विक्सेशियस क्लेम, फॉल्स क्लेम, अगर आप एक बेसलेस और झूठा मुकदमा मैन्युफैक्चरर के ऊपर या फिर जिससे आपने प्रोडक्ट खरीदा उसके ऊपर आप कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उसके ऊपर अनड्यूली आप उसको बर्डनाइज कर सकें, आप उसको थ्रेट कर सकें, हैरास कर सकें, तो इस चीज़ के खिलाफ लॉ ने बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया है। जज को अगर पता लग जाता है कि बिल्कुल बेसलेस केस है, ये नहीं कि आप केस हार जाते हो लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट पता लग रहा है कि बेसलेस और क्लेम है, तो फिर जज आपको 10,000 तक का जुर्माना कर सकता है ताकि इन फ्यूचर आप दोबारा ऐसी हरकत ना करें। कंज्यूमर कोर्ट का फैसला होता है वो फाइनल होता है, इट अटेन्स द फाइनलिटी अनलेस कि उसकी हाई कोर्ट में अपील ना की जाए और वो फैसला बाइंडिंग होते हैं और दूसरी पार्टी को मानना पड़ता है। तो कंज्यूमर कोर्ट की एज अ स्पेशल कोर्ट है लेकिन बिल्कुल एक ऑर्डिनरी कोर्ट है और ये इसलिए बनाई गई है ताकि कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर्स को लेंथी और डिफ़िकल्ट प्रोसेस ऑफ लॉ से बचाया जा सके और थोड़ा सा इफेक्टिव और टाइम कंज्यूमिंग ना हो और डिफ़िकल्ट कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लॉ ईज़ क्रिएट कर दिया गया है, हमारे लिए आसानी पैदा कर दी गई है कंज्यूमर कोर्ट बनाकर कि हमें बाकी कोर्ट्स का रुख करना ना पड़े। रिदा, हमें बताते चले आप कि अगर हम फूड ऑर्डर करते हैं और वो अनहाइजेनिक होता है, हाइजेनिक नहीं होता, उस हवाले से हम कंज्यूमर होने की हैसियत से क्या आगे प्रोसीजर कर सकते हैं? बिल्कुल, फूड भी प्रोडक्ट में ही आता है। अगर हम लोग किसी होटल में जाके खा रहे हैं तो वो सर्विसेज में आता है, अगर वो हमें गलत सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर हमें कोई वो सर्व करते हुए अगर कोई नुकसान हो जाता है, जैसे हमारे कपड़ों पे चाय गिर जाती है एंड वी गेट बर्न्स, तो भी हम कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा लेके जा सकते हैं। खाने में किस किस्म की कोई कोताही हो तो हम कंज्यूमर राइट्स को फॉलो करते हुए कोई केस किया जा सकता है, इसमें बताओ। रीजनेबल स्टैंडर्ड होना चाहिए कि एक क्योंकि ये सर्विस है खाना सर्व करना, तो अगर तो कोई जैसे एक बड़ा होटल है उसके SOPs एग्जिस्ट करेंगे तो उन SOPs का मतलब है कि उस होटल ने अपने रीजनेबल स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए हुए हैं कि ये स्टैंडर्ड है, अगर हम इससे नीचे गए तो मतलब हम अपनी सर्विसेज को गिरा रहे हैं और हम अपनी मयार पे पूरा नहीं उतर रहे। अगर तो हमें वो सर्विस जो मिली है उस स्टैंडर्ड के बिलो मिली है तो हम कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा SOP नहीं है और एक बिल्कुल आम रेस्टोरेंट है कोई भी, हम उधर जा रहे हैं और हमें बिलो स्टैंडर्ड खाना मिल रहा है, तो हम लोग प्रैक्टिस ऑफ द मार्केट देखेंगे। फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिस ऑफ द मार्केट ये कि ढाबे पे आपको इतने अच्छे लेवल का खाना नहीं मिलता, वहाँ हम इस तरह की डिमांड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ भी क्योंकि आजकल लाहौर में स्ट्रीट फूड का बहुत ज़्यादा कल्चर और ढाबा ट्रेंड है भी, अगर तो हमें पता लग रहा है कि ये बिलो द स्टैंडर्ड है तो हम कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई और केस कंज्यूमर कोर्ट में किया जा सकता है। रिदा, हमें बताइए, अगर कंज्यूमर होने की हैसियत से हमें कोई केस करना है तो क्या ये ज़रूरी है, कोई बंदिश है कि हम 30 दिन के अंदर ही कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉ ने लिखा हुआ है कि अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन हुआ उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आपने कोर्ट को अप्रोच करना है। अगर एक दिन भी लेट हो जाए तो आपका क्लेम जो है आउट ऑफ लिमिटेशन पीरियड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कॉज ऑफ एक्शन नहीं माना जाता। अगर कोई लीनियंसी हो सकती है इस पर, कोई बीमार है हम थोड़ा डिले कर सकते हैं, थोड़े 30 दिन बाद नहीं, हम 40-50 दिन बाद कोई केस करना चाहें? जी थोड़ी सी लीनियंसी है, लेकिन इसमें यह है कि आपको फिर कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है यू हैड अ वैलिड रीज़न कि आपने क्यों 30 दिन के अंदर क्लेम नहीं किया। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कह रही हैं बीमार हो जाएं, अब बंदा गंदा खाना खा के बीमार हो गया तो 30-40 दिन तो रिकवर करने में लग जाते हैं। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है कि और आपका केस एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड फिर भी 60 डेज होना चाहिए। तो वैसे 30 दिन जनरल लिमिटेशन टाइम पीरियड है, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई आपके पास वैलिड रीज़न थी कि आप क्यों टाइम पे केस ना कर सके, तो फिर मैक्सिमम आपको जो लिबर्टी मिलती है, आपको जो लीनियंसी मिलती है वो 60 डेज़ की है। इससे ज़्यादा अगर लेट हो जाए तो फिर नो चांस कि आपका केस सुना जाए। बहुत शुक्रिया रिदा। जी हाँ जी नाज़रीन, हमने आपको कंज्यूमर राइट्स और मैन्युफैक्चरर राइट्स के बारे में आगाह किया। इसी तरह हम मज़ीद राइट्स की डिस्कशन करेंगे, कभी वुमेन राइट्स की, कभी एनिमल राइट्स की, और गाहे बगाहे आपको आपके ही हकूक़ से आगाह करवाते चलेंगे। फ़िलहाल आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें डेली पाकिस्तान, ना सिर्फ ऑनली ऑन फेसबुक बल्कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी। अल्लाह हाफ़िज़।